वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओशन करंट्स यानी कि महासागरीय धाराएं के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने इंडियन ओशन की धाराएं कवर की थी, साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट जो रिलेटेड थे करंट से, कि करंट कैसे फ्लो करती हैं, कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं, ठंडी कहाँ पर मिलती हैं, गर्म कहाँ पर मिलती हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं अंध महासागर की धाराओं के बारे में, यानी कि अटलांटिक ओशन करंट्स के बारे में। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे ओशन करंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी भी ओशन की करंट्स हैं तो वो हैं अटलांटिक ओशन की। बहुत सारी करंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं अटलांटिक ओशन की धाराओं के बारे में। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब आपको रोज एक नया क्वेश्चन भी दिया जाता है इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं और हमें अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बार मैं यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन की बेसिक्स थोड़े से बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम अटलांटिक ओशन की पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ है, किस किस महाद्वीप से अपनी बाउंड्री बनाता है, ताकि धाराओं को याद करने में और समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए, तो अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये 4 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ओके, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसका जो ईस्ट पार्ट है वो अंध महासागर से लगता है। सिमिलरली यूरोप और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट जो है वो अंध महासागर की बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ आई होप कि यहाँ पर आपको पूरी ओशन की जो एक इमेज है वो क्लियर हो गई होगी। और अब हमें क्या क्या पढ़ना है धाराओं को याद करने के लिए, उसे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बार धाराएं देख लीजिए। ये सारी धाराएं हैं जो हमें अटलांटिक ओशन की याद करनी है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं दी गई हैं, लेटर ऑन जो इमेजेस आपको दिखाई जाएंगी उसमें वो सारी धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, एक बार बेसिकली सारे नाम देख लेते हैं ताकि आप नाम से फेमिलियर हो जाएं, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इन धाराओं को आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल धारा जो इक्वेटर पर मिलेगी। सिंपल है, लास्ट क्लासेस में हमने इनके बारे में ब्रीफली और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्यों इक्वेटोरियल पे जो धाराएं मिलेंगी वो गर्म होंगी और जो पोल से आएंगी वो ठंडी होंगी। जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है वो जाकर चेकआउट कर सकता है वीडियो को। चलिए, सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अटलांटिक की बात करें तो हमें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा। ओके, देन गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन करंट और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड कैनरी। ये कुछ मेजर करंट्स हैं जो हमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने के लिए मिलते हैं। थोड़े से और भी करंट्स हैं जैसे कि फ्लोरिडा की धारा, कैरिबियन की धारा, जिन्हें अभी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हम साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें यानी कि दक्षिण अंध महासागर की बात करें तो जो हमें धाराएं मिलेंगी वो हैं साउथ इक्वेटोरियल। ओके, देन द ब्राज़ील, हियर इट इज और करंट विच इज नोन एज फॉकलैंड करंट। ठीक है, यहाँ पर एक फॉकलैंड आइलैंड मिलता है और उसके पास जो करंट हमें दिखेगी या जो धारा हमें देखने के लिए मिलती है वो फॉकलैंड की धारा है। आगे इमेजेस में आपको दिखेगी। हियर इट इज बेंगोला की धारा। ये है साउथ अटलांटिक। साउथ अटलांटिक को आप अलग अलग नामों से जानेंगे। कहीं पर ये दक्षिण अटलांटिक के नाम से दी गई होगी, कहीं पर पछुआ पवन प्रवाह दिया गया होगा इसके बारे में नाम। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सारी धाराएं आपको देखनी है। अब बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए। जिन्हें कॉन्टिनेंट्स की नॉलेज है या जो कॉन्टिनेंट्स जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी जानते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि हमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरे साउथ अमेरिका, सिमिलरली अफ्रीका और यूरोप, पूरे कॉन्टिनेंट्स के जानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वही पार्ट जानना है जहाँ पर हमारी धाराएँ मिलेंगी या जहाँ से जिस पॉइंट तक वो धाराएँ फ्लो करती है। तो उतना ही थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर मैं आपको महाद्वीपों के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कि हमारी जो धाराएं हैं वो ठंडी है या गर्म है, या फिर वो कौन से लोकेशन से और कहाँ तक फ्लो करती है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाया गया है, और यहाँ पर पैरेलली नॉर्थ अमेरिका से या नॉर्थ अमेरिका के जो करंट हैं या जो उसके तट पर हमें धाराएं मिलेंगी अंध महासागर में वो दिखाई गई हैं। शुरू करते हैं टॉप से। तो सबसे पहले हमें ग्रीनलैंड देखने के लिए मिलता है।
ओके मे भी हो सकता है ये इमेज आपको क्लियर ना हो, आप चाहें तो अपनी एटलस खोल सकते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये करेंट्स याद हो जाए और समझ में आ जाए, लेकिन लोकेशन की बात है वो आपको यहीं पर देखकर समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो हमें मिलेगा ग्रीनलैंड। ओके ग्रीनलैंड पे जो हमें धाराएं मिलेंगी, तो ग्रीनलैंड के पूर्व में जो धारा मिलेगी यानी कि ईस्टवर्ड, वो हमें मिलेगी ईस्ट ग्रीनलैंड, और सेम वही जो हमें वेस्ट में मिलेगी वो हमारी धारा होगी वेस्ट ग्रीनलैंड। अगर हम अंध महासागर की धाराओं की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ज़्यादातर जो धाराएं हैं वो उनके लोकेशन या जहाँ पर वो या जिसके तट से होकर वो गुजर रही हैं उन्हीं के नाम पर उनका नाम रख दिया गया। जैसे ग्रीनलैंड के पास जो धारा हमें मिलेगी वो ग्रीनलैंड की धारा होगी। सिमिलरली जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से धारा यानी कि जो मैक्सिको की खाड़ी से धारा निकलेगी उसे हमने खाड़ी की धारा कहा है। जो करेबियन सी में हमें धारा मिलेगी उसे हमने करेबियन की धारा कहा है। तो ज़्यादातर चाहे आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, आप साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका या यूरोप की अगर आप बात करें, तो मोस्ट जो धाराएं हैं ज़्यादातर जो धाराएं हैं अंध महासागर की वो उन्हीं के तटों के नाम पर रख दी गई है, या फिर वो जिस भी देश की सीमा से होते हुए गुजर रहे हैं उसके नाम पर उस धारा का नाम रख दिया गया है। तो ज़्यादातर धाराएं आपको अंध महासागर की उनकी लोकेशन जानकर ही याद हो जाएंगी। तो इसलिए अब जब मैं लोकेशन बता रही हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए तो एक धारा हमारी हो गई जो हमें ग्रीनलैंड पर मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें एक खाड़ी मिलती है बैफिन की खाड़ी यानी कि बैफिन बे, और देन वी फाउंड लैब्राडोर सी। सीधी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सी धारा मिलेगी, लैब्राडोर की धारा। अभी हमने ऑफिशियल मैप में देखा भी था कि कौन कौन सी मेन धाराएं हैं जो हमें पढ़नी है। ओके तो लैब्राडोर की धारा कहाँ से आती है भाई, बैफिन की खाड़ी से आती है और लैब्राडोर सी में फ्लो करती हुई आएगी। ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर भी याद करते चलिए, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्कल में आपको दिखाया गया है ये कनाडा का एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप न्यू फाउंडलैंड नाम दिया गया है। ओके ये जो न्यू फाउंडलैंड है यहाँ से ही ये लैब्राडोर की धारा आती है, और ये जो रेड डॉट यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है दिस इज ग्रैंड बैंक। ठीक इस वर्ड को याद रखिएगा और इस लोकेशन को भी ग्रैंड बैंक, क्योंकि जब हम आगे धाराएं देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक धारा है गल्फ स्ट्रीम और ये आ रही है आपकी लैब्राडोर की धारा। ये दोनों धाराएं कहाँ आकर मिलती हैं, इसी ग्रैंड बैंक पर आकर मिलती है। या आप ये कह सकते हैं कि लैब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम में आकर कहाँ मिलती है, ग्रैंड बैंक पर मिलती है। तो अब समझ में आ रहा है लोकेशन कितना ज़रूरी है। तो लोकेशन भी याद हो जाएगा तो साथ साथ धारा भी पता आपको चल जाएगी। चलिए उसी के बाद एक और हमें यहाँ पर अंतरीप देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसका नाम है केप हेटरस। ओके केप हेटरस। फिर अगर हम इसकी बात करें, ये तो आप जानते ही होंगे, ये पोजीशन क्या है, फ्लोरिडा स्टेट दिखा रहा है यूएस का। उसके बाद हमें मिलता है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर एक चैनल है दैट इज युकाटन चैनल। ठीक है ये सारे वर्ड्स जब मैं धाराएं आपको पूरी बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए अभी आप लोकेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ हो गई गल्फ ऑफ मैक्सिको, हेयर इट इज युकाटन चैनल। उसके बाद ये है करीबियन सी जहाँ पर हमें करीबियन की धारा मिलेगी। आसानी से आप समझ सकते हैं करीबियन की धारा कहाँ मिलेगी, करीबियन सी में। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ ये आइलैंड पोर्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बड़े आइलैंड हैं और कुछ छोटे आइलैंड हैं। जो बड़े आइलैंड हैं उनके ग्रुप को हमने कह दिया है ग्रेटर एंटिलीज, और जो छोटे आइलैंड हैं उनका नाम हमने दिया है लेसर एंटिलीज। तो यहाँ पर जो हमें धारा मिलती है उसका नाम क्या है, एंटिलीज की धारा यानी कि एंटिलीज करंट। ठीक सिमिलरली फ्लोरिडा के तट पर जो धारा मिलेगी उसका नाम क्या रखा है हमने, फ्लोरिडा की धारा। तो ये है कुछ नॉर्थ अमेरिका के पार्ट जो आपको पता होने चाहिए। और आप खुद देखो कि अगर आपको ये लोकेशन याद हो गई तो आपने आधी धाराएं तो याद कर ली। भाई ऊपर क्या मिला, ग्रीनलैंड की धारा, जल्दी से बोलिए मेरे साथ, ग्रीनलैंड की धारा। फिर लैब्राडोर सी में बैफिन की खाड़ी से आती हुई कौन सी धारा मिली हमें, लैब्राडोर की धारा। इसी तरह ये धारा यहाँ पर आकर ग्रैंड बैंक पर आते हुए गल्फ स्ट्रीम से मिल जाएगी। जो गल्फ स्ट्रीम कहाँ से चलेगी, खाड़ी की धारा कहाँ चलेगी, खाड़ी से यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से। फ्लोरिडा के तट पे हमें फ्लोरिडा की धारा मिलेगी। युकाटन चैनल के पास यहाँ पर हमें करेबियन की धारा मिलती है करेबियन सी में, और एंटिलीज के पास हमें कौन सी धारा मिलती है, एंटिलीज की धारा। ठीक तो नाम याद हो रहे होंगे, मेरे साथ बोलते भी रहिएगा ताकि और अच्छे से आप वर्ड से फैमिलियर हो जाएं कि कौन कौन सी धाराएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए इसी के बाद आगे बात करते हैं। तो अब हमें मिलता है साउथ अमेरिका।
ज़्यादा नहीं जानना साउथ अमेरिका में, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो नॉर्थ अटलांटिक है वहाँ पर ज़्यादा धाराएं हैं एज कम्पेयर टू साउथ अटलांटिक। तो इसलिए साउथ अटलांटिक के लिए जब आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो आपको बस 2-3 चीज़ें ही दोनों के बारे में जाननी है। ज़्यादा मेन पोर्शन या ज़्यादा लोकेशन अगर आपको कहीं देखनी है तो वो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की। ठीक है, चलिए अब अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें यानी कि दक्षिण अमेरिका, तो एक चीज़ जाननी है, दैट इज़ ब्राज़ील, जहाँ पर ब्राज़ील की धारा मिल जाएगी। ब्राज़ील के तट पर कौन सी धारा है? ब्राज़ील की धारा, सिंपल एज दैट। उसके बाद फॉकलैंड की धारा मिलेगी हमें। फॉकलैंड की धारा कहाँ मिलेगी? आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है। ओके, इसके पास से जो धारा होकर गुजरेगी उसका नाम क्या रख दिया है हमने? फॉकलैंड की धारा। ये 2 चीज़ मेन आपको याद रखनी है साउथ अमेरिका के साथ। आसानी से धाराएं भी देखो, अब आपको साउथ अटलांटिक की 2 धारा आसानी से याद हो गई होंगी। एक ब्राज़ील की धारा जो कहाँ मिलेगी? ब्राज़ील में। एक फॉकलैंड की धारा जो कहाँ पर मिलेगी? जब वो फॉकलैंड आइलैंड से होकर गुजरेगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूरोप की। देखो यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप थोड़ा सा कटा फटा है, क्योंकि आप बात करें तो देखिए आर्टिक सर्कल पास होते हुए जा रहा है यूरोप से। ठीक है, आर्टिक वृत्त उससे निकल रहा है, तो थोड़ा सा ठंडा इलाका भी है। और जो ऊपर का यहाँ का पोर्शन है यूरोप का, नॉर्थ पार्ट का, वो थोड़ा सा कटा फटा है। छोटे छोटे आइलैंड्स भी देखने के लिए हमें मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो धाराएं आएंगी वो हर कोई धारा ऐसी होगी जो इंग्लिश चैनल में चली जाएगी, कोई धारा ऐसी होगी जो बिस्के की खाड़ी से होते हुए जाएगी, कोई धारा होगी जो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में चली जाएगी, कोई धारा, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो कुछ आइलैंड, कोई धारा का पार्ट आइलैंड से होकर जा रहा है तो कोई धारा कहाँ से जा रही है? आइसलैंड से निकल कर जा रही है। तो क्योंकि थोड़ा सा कटा फटा पोर्शन है, और देखिए आप आर्कटिक सर्कल के पास है, तो अगर कॉमन सी बात देखें हम तो क्योंकि इतने ऊपर तक सूरज की रोशनी नहीं जाती, क्योंकि सूरज कितने से बीच में चलता है? 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक, यानी कि कर्क और मकर वृत्त के बीच में ही वो चलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वापस आता है इक्वेटर पर, और फिर इक्वेटर से कहाँ चला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यही सूरज की पूरी घूमने की चाल है। लेकिन यहाँ पर तो इस हिसाब से बर्फ जमनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ का जो ये पानी है वो जमता नहीं है, और उसका मेन रीज़न क्या है? इन्हीं करंट्स की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो करंट्स होंगी वो कहाँ कहाँ चली जाएंगी? कटे फटे होने की वजह से कुछ इंग्लिश चैनल पे चली जाएंगी, कुछ बे ऑफ बिस्के पे चली जाएंगी, कुछ फ्रांस और स्पेन के तट से होती हुई गुजरेंगी, कुछ नॉर्वे के तट से निकलेंगी। तो जो नॉर्वे के तट से निकलेगी उसको हमने नॉर्वेजियन की धारा कह दिया है। जो आइसलैंड से निकलेगी उसके हमने इरमिंगर की धारा दिया। थोड़ा सा अलग नाम है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से याद करिएगा। आइसलैंड से जो धारा निकलेगी उसका नाम क्या होगा? इरमिंगर की धारा। ठीक, आइलैंड, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा, और डिटेल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं तो आता है अफ्रीका। ओके, लास्ट कॉन्टिनेंट या लास्ट महाद्वीप जो अटलांटिक या अंध महासागर की बाउंड्री बनाता है। इसमें बेसिकली हमें 3 मेन धाराएं देखने के लिए मिलेंगी, एक कैनरी की धारा, गिनी की धारा और बेंगुला की धारा। ओके, तो कैसे याद करोगे? बेंगुला की धारा कैसे याद करोगे? अंगोला एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है अंगोला, और वहाँ पर एक जगह है बेंगुला। उसी बेंगुला के नाम पर इस धारा का नाम रख दिया गया है, दैट इज बेंगुला की धारा। ठीक, यहाँ पर एक गिनी कंट्री है अफ्रीका में, आपने देखा भी होगा गिनी का बहुत नाम आता है। तो गिनी कंट्री जो है उसी के नाम पर जो करंट आएगी उसके तट पर, उसका नाम क्या रख दिया गया है? गिनी की धारा। सिमिलरली कैनरी आइलैंड मिलता है हमें जब हम अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट एरिया की तरफ देखें, तो एक आइलैंड है दैट इज कैनरी आइलैंड। हो सकता है इस फिगर में आपको क्लियर ना हो, मैंने रेड मार्क लगाया है ताकि लोकेशन आपको पता चल जाए। तो कैनरी आइलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक धारा जाती है जिसका नाम क्या रखा है? कैनरी की धारा। ओके, तो आसानी से 3 धाराएं आपको अफ्रीका में जो मिलेंगी वो आप उनकी पोजीशन से याद कर सकते हैं। सबसे पहले कैनरी की धारा, ठीक है, ऊपर से चलेंगे तो फिर गिनी की धारा और उसके बाद बेंगुला की धारा। ठीक, तो आई होप कि आप सारी लोकेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। 1-2 बार और इसे आप बोलेंगे और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं करंट्स की। सारे करंट्स को देखेंगे अब हम कि कौन सा करंट कहाँ से चल रहा है, वो ठंडा है या गर्म। अब बस हमें यही जानना है, क्योंकि हमने लोकेशन देख ली और उससे हमें बहुत सारों के नाम भी पता चल गए। ठीक है, अब बस हमें ये जानना है कि कौन सी करंट कैसे बन रही है
और वो ठंडी है या गर्म। ठंडी है या गर्म याद करने के लिए अगर आप एक एक करंट को याद रखेंगे कि ब्राज़ील की धारा गर्म है, बेंगुला की धारा ठंडी है, तो कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। लेकिन जब आप याद करेंगे कि कौन सी धारा किस धारा से बन रही है, तो आपको ये चीज़ लंबे टाइम तक के लिए याद रहेंगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं अपनी फिंगर पॉइंट आउट करूंगी और जहाँ जहाँ मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी उस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अब आपको लोकेशन पता चल गई है। जब मैं बोलूँगी ग्रैंड बैंक कहाँ है तो आप समझ जाएंगे एकदम कहाँ पर है भाई, न्यू फाउंडलैंड के पास है। ठीक है, फ्लोरिडा कहाँ है तो पता चल जाएगा यूएस के बॉटम पोर्शन जो है वहाँ पर एक फ्लोरिडा स्टेट है यूएस का। ठीक, चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण अटलांटिक यानी कि दक्षिण अंध महासागर की धाराएं देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कम है और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। चलो, ये रहा इक्वेटर। ठीक है, धाराएं कौन कौन सी मिलेंगी? साउथ इक्वेटोरियल की धारा मिलेगी, ठीक है, यानी कि दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। उसके बाद ब्राज़ील की धारा मिलेगी, फिर फॉकलैंड की धारा मिलेगी, एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या फिर साउथ अटलांटिक, सब एक ही है ये धाराएं। ठीक है, अलग अलग नाम है। बेंगुला की धारा मिलेगी, गिनी की धारा मिलेगी। यही मेन धाराएं हैं जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? दक्षिण अंध महासागर में। चलो सबसे पहले बात करते हैं साउथ इक्वेटोरियल की धारा की, यानी कि दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। अगर हम दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की बात करें तो ये विषुवत पे चलेगी और विषुवत के कितने एरिया पे चलेगी? 0 से 10 डिग्री पर बीच। ठीक है, 0 से 10 डिग्री के बीच हमें कौन सी धारा देखने की मिलेगी? दक्षिण में साउथ इक्वेटोरियल। वही अगर हम विषुवत के 0 से 10 डिग्री उत्तर में देखें तो हमें कौन सी धारा मिल जाएगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल। ये हम तब देखेंगे जब नॉर्थ अटलांटिक की बात करेंगे। चलो, तो अभी साउथ अटलांटिक के लिए साउथ इक्वेटोरियल कहाँ मिली हमें? 0 से 10 डिग्री के बीच में। अब देखो, हमें पता है कि जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जो धाराएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं? घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। लास्ट क्लास में पूरा इसके बारे में समझाया था कि क्यों क्लॉकवाइज नॉर्थ में चलती है और एंटी क्लॉकवाइज साउथ में चलती है। तो आप यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिसे नहीं पता वो लास्ट क्लास देख सकता है। ओके, चलिए, तो साउथ इक्वेटोरियल चलेगी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। अब जब साउथ इक्वेटोरियल चलती है तो यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है, रॉकस आइलैंड या रॉक्स आइलैंड जिसे आप कहते हैं। अलग अलग जगह थोड़ा सा अलग अलग नाम दिया गया है इसका। ठीक है, रॉकस आइलैंड या रॉक्स आइलैंड मिलेगा इसे बिल्कुल यहाँ पर साउथ अमेरिका के आइलैंड पोर्शन जो ब्राज़ील से लग रहा होगा उसके पास में ही एक आइलैंड मिलेगा, रॉकस आइलैंड। फिर ये साउथ इक्वेटोरियल की धारा आएगी और उससे टकराएगी और 2 पार्ट्स में टूट जाएगी। एक पार्ट इसका दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा और दूसरा पार्ट इसका कहाँ चला जाएगा? उत्तर की तरफ चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, साउथ इक्वेटोरियल यानी कि दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आई, रॉकस आइलैंड से टकराई, 2 भाग में टूटी, एक दक्षिण चली गई और दूसरी कहाँ चली गई? उत्तर की ओर। ठीक है, जो धारा दक्षिण चली जाएगी वो किधर आ जाएगी? ब्राज़ील के तट पर आ जाएगी और क्या बन जाएगी? ब्राज़ील की धारा। सिंपल, समझ में आ गया ब्राज़ील की धारा कैसे बन रही है? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जो रॉकस आइलैंड से टकराने के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ गई, वो धारा क्या हो गई? मेरी ब्राज़ील की धारा। तो अब आसानी से याद हो जाएगा कि ब्राज़ील की धारा ठंडी है या गर्म? जल्दी से बताइए, ब्राज़ील की धारा ठंडी होगी या गर्म? गर्म होगी। ऑब्वियसली गर्म होगी, क्योंकि एक गर्म धारा है। विषुवत पे चलने वाली धारा कौन सी होती है? गर्म। तो गर्म धारा का ही एक भाग है जो ब्राज़ील के तट से होकर जा रहा है, तो ब्राज़ील की धारा क्या होगी? गर्म धारा होगी। और अब ये जो दूसरा भाग है जो इसका उत्तर की तरफ चला गया, ये आगे जाकर नॉर्थ इक्वेटोरियल से मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो विषुवत रेखीय दक्षिण विषुवत रेखीय धारा का एक भाग जो उत्तर की तरफ चला गया, ये यहाँ जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो मैंने लेसर एंटिलीज आपको बताया था, वहाँ के पास उसके पास जाते जाते ये किससे मिल जाती है? उत्तर विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए, अब ब्राज़ील की धारा मिल गई। ओके, और इस यहाँ पर जहाँ पर ये धाराएं दोनों मिल रही हैं, दक्षिण विषुवत रेखीय का एक भाग जब उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल रहा है, तो जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो कुछ पानी ये होता है जो वापस फ्लो करता है और वही धारा कौन सी धारा बन जाती है? हमारी विपरीत विषुवत रेखीय, यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ओके, आप देख भी सकते हैं साउथ इक्वेटोरियल ऐसे जा रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल जा रहा है, दोनों मिल गए और इसके अपोजिट में जो पानी वापस आता है वो क्या बना लेता है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, अब यही काउंटर इक्वेटोरियल करंट जब गिनी के तट पर आता है, यहाँ पर गिनी कंट्री है, अभी दिखाया था मैप में। ओके, यहीं पर जब गिनी के तट पर आता है तब यही काउंटर इक्वेटोरियल धारा क्या बन जाती है? गिनी की धारा।
समझ में आ गया? उसका नाम गिनी के तट पर जाकर क्या हो जाएगा? गिनी की धारा। ठीक, 3 धाराएं यहाँ पर देखो मैंने समझा दी, एक साउथ इक्वेटोरियल, एक ब्राजील और दूसरी गिनी की धारा, और इसी के साथ मिलकर क्या समझ लिया आपने? काउंटर इक्वेटोरियल। चलिए अब बात करते हैं ब्राजील के बाद जो हमें नेक्स्ट धारा मिल रही है या जो दिख रही है वो क्या है? फॉकलैंड की धारा। अब फॉकलैंड की धारा कैसे आएगी? देखो कुछ ठंडी धाराएं चल रही हैं, अंटार्कटिक के पास कुछ ठंडी धाराएं चल रही हैं। ये ठंडी धाराएं आग के साउथ अमेरिका के बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर एक अंतरीप है जिसे हम केप हॉर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अफ्रीका में क्या है? केप ऑफ गुड होप है। ठीक, हमारे पास क्या है? इंडिया के केप कन्याकुमारी। इसी तरह साउथ अमेरिका के पास जो अंतरीप है वो क्या है? केप ऑफ हॉर्न। ठीक है, या केप हॉर्न। इस केप हॉर्न से ये जो ठंडी धाराएं चल रही हैं अंटार्कटिक के पास, ये टकराती हैं और टकरा के किधर मुड़ जाती हैं? उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। आप यहाँ से देखिए धाराएं आ रही हैं और टकराने के बाद किधर मुड़ गई? उत्तर की ओर मुड़ गई। यही धारा जो उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉकलैंड की धारा। क्यों फॉकलैंड नाम रखा गया? क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है, फॉकलैंड आइलैंड। सिंपल। धारा समझ में आ गई कहाँ से आ रही है? अब देखो, अब ये धारा कहाँ से आ रही है? जो ये धाराएं चल रही हैं जो अंटार्कटिक के पास चली, और अंटार्कटिक के पास जो धाराएं चलेंगी वो कैसी होंगी? गर्म या ठंडी? ठंडी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब वो ठंडी हैं और वही धाराएं टकराकर उत्तर की तरफ मुड़ रही हैं और उन्हीं का नाम हमने क्या रख दिया है? फॉकलैंड की धारा। तो फॉकलैंड की धारा कैसी होगी? ठंडी की गर्म? ठंडी धारा होगी, क्योंकि वो किस धारा का भाग है? ठंडी धाराओं का भाग है जो केप हॉर्न से टकराकर किधर मुड़ गया है? उत्तर की ओर मुड़ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यही धाराएं, जो कुछ धाराएं पैरेलल फ्लो करती हुई सीधे निकल जाएंगी, भाई कुछ तो टकरा के फॉकलैंड की धारा बन गई, और कुछ धाराएं जो सीधे चलती चली गई उनको हमने क्या नाम दे दिया? दक्षिण अटलांटिक की धारा। अब यही दक्षिण अटलांटिक की धारा ऊपर की तरफ जब आगे की तरफ बढ़ेंगी तब केप ऑफ गुड होप अब यहाँ पर इन्हें मिलेगा। अब ये इससे टकराएंगी और ये फिर कैसे बन जाएंगी? देखो कुछ धाराएं आगे चली गई, कुछ टकराकर उत्तर की तरफ मुड़ गई, और किसके तट के बराबर चली? अफ्रीका के तट के बराबर चलेंगी और क्या कहलाएंगी? बेंगुला की धारा। तो बेंगुला की धारा भी कैसी धारा होगी? ठंडी की गर्म? ठंडी धारा। ठीक है, ध्यान रखिए फॉकलैंड की धारा केप हॉर्न से टकराकर बन गई, और केप ऑफ गुड होप से टकराकर कौन सी धारा बन गई? हमारी बेंगुला की धारा। नाम क्यों रखा है? क्योंकि बेंगुला एक जगह है अफ्रीकन कंट्री अंगोला में। ओके, समझ में आ गई? फिर यही बेंगुला की धारा आगे बढ़ती हुई जाएगी जो कि ठंडी है, और फिर जब ये विषुवत रेखा के पास पहुंचेगी तो ये गर्म हो जाएगी और किसमें मिल जाएगी? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिल जाएगी, और इसी तरह से ये धाराएं चलती रहेंगी। समझ में आ गया? सारी धाराएं समझ में आ गई दक्षिण विषुवत रेखीय की। एक धारा से शुरू कीजिए, दक्षिण विषुवत रेखीय 2 भागों में टूट गई। दक्षिण भाग ब्राजील की धारा कहलाया। जो धाराएं पूरे ग्लोब पर चल रही हैं, ठीक है, जो अंटार्कटिक के पास चल रही हैं वो ठंडी धाराएं हैं, वो केप ऑफ हॉर्न से टकराई, फॉकलैंड की धारा बनाया उन्होंने। फिर वही जो धाराएं आगे चली गई उन्हें हमने साउथ अटलांटिक का नाम दिया, जो ठंडी धारा होगी, ऑब्वियसली बात है। और फिर यही धारा जब केप ऑफ गुड होप से टकराएगी तो क्या बन जाएगी? बेंगुला की धारा। फिर ये बेंगुला की धारा ठंडी धारा होते हुए जब विषुवत रेखा के पास पहुंचेगी तब कहाँ मिल जाएगी? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिल जाएगी। और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा का जो उत्तरी भाग गया है, जब वो उत्तरी विषुवत रेखीय से मिलेगा तब वापस जो थोड़ा सा पानी बैक फ्लो में आएगा उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी कि विपरीत विषुवत रेखीय धारा। और यही धारा जब गिनी के तट के पास आएगी तो क्या कहलाएगी? गिनी तट की धारा। आई होप कि अब आपको सारी साउथ अटलांटिक की धाराएं समझ में आ गई होंगी। इसमें एज सच कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो धाराएं हैं वो बिल्कुल अपने अपने लोकेशन के नाम पर ही रख दी गई हैं। 2-4 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैप में लोकेट करेंगे तो और अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब मूव करते हैं नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, और अब हम सारी जो उत्तरी अंध महासागर में धाराएं चल रही हैं उन्हें उनकी तरफ देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी धारा किससे बन रही है या किन किन धाराओं में टूट रही है। क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक यानी कि उत्तरी अंध महासागर में हमें धाराएं मिलती हैं, यहाँ पर एक धारा या तो 2-3 धाराओं से मिलकर बन रही होगी या फिर आगे चलकर वो 2-3 धाराओं में टूट रही होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी धाराएं हमें यहाँ छोटी छोटी देखने के लिए मिलती हैं उत्तरी अंध महासागर में। चलो तो सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी विषुवत रेखीय, और ये कहाँ चलेगी? 0 से 10 डिग्री।
ठीक है, इक्वेटर से 0 से 10 डिग्री के बीच में ये चलेगी। अब ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा है ये जब आएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चलेगी, ये गर्म धारा है, और जो ये कैनरी की धारा है ये ठंडी धारा है। अभी बस थोड़ी सी देर के लिए याद कर लीजिए कि जो कैनरी की धारा है ये ठंडी है। क्यों ठंडी है अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल की धारा जब चलेगी तो ये कैनरी की धारा जो ठंडी है ये इसको धकेलेगा, क्योंकि ये ठंडी है और ये गर्म है, और हमने देखा है कि गर्म पानी ही आगे बढ़ेगा क्योंकि ठंडा भारी है और क्या करेगा, नीचे की तरफ बैठेगा। ठीक है, ये इस ठंडे पानी की धकेलेगा, और जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएगी। क्यों आएगी ईस्ट से वेस्ट? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो धाराएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं? क्लॉकवाइज चलती हैं, घड़ी की सुई के समान चलती हैं। ओके, जब ये आएगा पूर्व से पश्चिम आएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल की धारा, तब यहाँ पर ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये है मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, इससे ये धारा टकराएगी और उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा डायरेक्शन। नॉर्थ इक्वेटोरियल आई, कैनरी की धारा ने इसको धकेला, पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि क्लॉकवाइज धाराएं चलती हैं। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये फ्लो कर रही है। बीच में इसे क्या मिल गया? कटक मिला, अटलांटिक कटक, जिसकी वजह से ये धारा क्या करेगी? उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी, और इसको पार करते ही ये क्या होगी, क्योंकि इक्वेटर के पास चलना है इसे, तो ये क्या करेगी? दक्षिण की तरफ मुड़ेगी, और फिर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से टकराती हुई दो भागों में बट जाएगी। कौन सी धारा बट रही है दो भागों में? नॉर्थ इक्वेटोरियल। जैसे साउथ इक्वेटोरियल दो भाग में बटी थी, इसी तरह नॉर्थ इक्वेटोरियल भी दो भागों में बटेगी। एक धारा कहाँ चली जाएगी? कैरेबियन सागर में। ठीक, युकाटन चैनल तक पहुंचेगी। अब युकाटन चैनल याद करिए जल्दी से, मैंने बताया था कि जो मैक्सिको की जो ये चोंच सी निकल रही है वहां पर एक चैनल है, दैट इज युकाटन चैनल। ठीक है, तो एक धारा जो कैरेबियन सी होते हुए कहाँ तक जाएगी? युकाटन चैनल तक, वो मेरी धारा कहलाएगी कैरेबियन की धारा। और ये धारा गर्म होगी क्योंकि ये किसका भाग है? नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा का ही भाग है। दूसरी धारा जो बनेगी उसे हम कहेंगे एंटिलीज की धारा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से जाएगी? एंटिलीज से होती हुई निकलेगी, और इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? एंटिलीज की धारा। और ये धारा भी क्या होगी? गर्म होगी। दोनों ही क्यों गर्म होंगी? क्योंकि ये किसका भाग है? उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा का भाग है। चलो, दोनों धाराएं समझ में आ गई। तीन धारा पूरी हो गई, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल, उसके दो पार्ट एंटिलीज और कैरेबियन। अब ये जो एंटिलीज की धारा है, कैरेबियन की धारा तो युकाटन तक चलकर वहीं समाप्त हो जाएगी। जो एंटिलीज की धारा है ये अब फ्लोरिडा के तट की तरफ बढ़ेगी और फ्लोरिडा की धारा में मिल जाएगी। फ्लोरिडा धारा में, फ्लोरिडा धारा कहाँ मिलेगी हमको? फ्लोरिडा के तट पर। ठीक है, तो एंटिलीज की धारा किस में मिल गई? फ्लोरिडा की धारा में। और फिर ये फ्लोरिडा की धारा हमें कहाँ तक चलेगी? फ्लोरिडा से लेकर केप हेटरस तक। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने वो सारी लोकेशंस बताई थी कि युकाटन चैनल ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा ध्यान रखिएगा, एंटिलीज ध्यान रखिएगा, केप हेटरस को याद में रखिएगा। क्यों? क्योंकि कैरेबियन की धारा युकाटन तक चैनल तक गई, एंटिलीज की धारा एंटिलीज को पार करती हुई कहाँ मिली? फ्लोरिडा की धारा में मिल गई। और फिर ये फ्लोरिडा की धारा फ्लोरिडा के तट से लेकर कहाँ तक चलेगी? केप हेटरस तक चलेगी, और उसके बाद ही जाकर किस में मिल जाती है? गल्फ स्ट्रीम में। अब बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रीम का मतलब देखा था। स्ट्रीम यानी कि विशाल धारा। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर चलेगी। ठीक है, तो अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो इनिशियली ये दो तीन धाराओं को मिलाकर बनेगी, और फिर आगे चलकर यही गल्फ स्ट्रीम हमारी दो तीन धाराओं में टूट जाती है। चलिए, सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो केप हेटरस से लेकर ग्रैंड बैंक तक फ्लो करेगी। ओके, केप हेटरस हमने देखा भी था, यूएस में हमें एक अंतरीप मिलेगा केप हेटरस, और ये कहाँ तक फ्लो करेगी? ग्रैंड बैंक तक। ग्रैंड बैंक कहाँ था? न्यू फाउंडलैंड के साउथ पोर्शन में हमें एक बैंक मिलेगा, दैट इज ग्रैंड बैंक। और यही ग्रैंड बैंक पर आकर जो हमारी लैब्राडोर की धारा है वो आकर किससे मिल जाएगी? गल्फ स्ट्रीम से मिल जाएगी। ठीक है, यही है पूरा रूट गल्फ स्ट्रीम का। अगर हम बात करें तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा आती है, दो पोर्शन में टूटती है, एक एंटिलीज की धारा बनाती है और दूसरा कैरेबियन की धारा। कैरेबियन की धारा यहाँ चली जाती है युकाटन चैनल में। ओके, और जो एंटिलीज की धारा है ये फ्लोरिडा की धारा से मिलती है। वो फ्लोरिडा की धारा जो फ्लोरिडा के तट से लेकर कहाँ तक चलती है? केप हेटरस तक
चलती है। फिर ये केप हेटरस पर आकर फ्लोरिडा की धारा किस में मिल जाती है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम केप हेटरस से लेकर कहाँ तक चलती है, ग्रैंड बैंक तक। ये सारी धाराएं जितनी भी अभी तक मैंने आपको बोली, ये सारी धाराएं क्या हैं, गर्म धारा हैं। अब इस गल्फ स्ट्रीम में एक ठंडी धारा आकर ऊपर से मिलती है और दैट इज लेब्राडोर की धारा। कहाँ आकर मिलती है, ग्रैंड बैंक में। और लेब्राडोर की धारा आती कहाँ से है, बैफिन की खाड़ी से, और लेब्राडोर सी के थ्रू होते हुए आती है और ग्रैंड बैंक पर गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए, अब जब ये गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम के दो पार्ट हम देख चुके हैं। एक पार्ट है फ्लोरिडा की धारा, दूसरा ये खुद अपने आप में गल्फ स्ट्रीम जो केप हेटरस से लेकर ग्रैंड बैंक तक हमें मिलती है। तीसरा पार्ट आता है गल्फ स्ट्रीम जब आगे फ्लो करती है और नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ बढ़ती है, तब इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह, या फिर आप इसे नॉर्थ अटलांटिक करंट भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो हमें यूएस के तट पर मिलेगी, उसी तरह से अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे तो इसका ज्यादा पोर्शन किधर की तरफ आएगा, यूरोप की तरफ हमें मिलेगा। तो तीन पार्ट हो गए गल्फ स्ट्रीम के, एक फ्लोरिडा की धारा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम एंड तीसरा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये कितने पोर्शन में टूटेगी। लेकिन जो मेजर सोर्स है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का वो क्या है, गल्फ स्ट्रीम ही है, ये आप याद रखिएगा। आप इस मैप में यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जा रही है, आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गई। अब देखो ये डिफरेंट ब्रांचेस में टूट रही है। कुछ ब्रांच जो इसकी कैनरी की धारा बनाएंगी, कैनरी आइलैंड के पास आते हुए, कुछ आगे चली जाएंगी नॉर्वेजियन बनाएंगी, नॉर्थ अटलांटिक से ही अपनी टूटेगी, कुछ इर्मिंगर की धारा बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जल्दी से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की। एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम आई, बनी यहाँ पे फ्लोरिडा के तट से इसमें मिलती है, गल्फ स्ट्रीम बनाती है न्यू फाउंडलैंड के पास, यही क्या बन जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और वही आइसलैंड की तरफ जाएगी, ग्रीनलैंड की तरफ जाएगी, ब्रिटिश आइसलैंड यानी कि यूके की तरफ जाएगी, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, और सब तरफ ये धारा हमारी मूव ऑन करेगी। और ये जो पार्ट है इसका जो यहाँ सारी तरफ फ्लो करेगा, इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दो ब्रांचेस में टूटेगी आगे चलकर। एक नॉर्थ ब्रांच कहलाएगी, मतलब वो शाखा जो उत्तर की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उत्तर पूर्व होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। दूसरी जो शाखा बनेगी इसकी वो बनेगी ईस्ट ब्रांच। चलो सबसे पहले बात करते हैं, गल्फ स्ट्रीम से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन चुका है। ठीक है, जब लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है उसके बाद जो धारा का नाम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की अगर हम बात देखें तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। ठीक है, यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, दो धाराओं में बदलेगी, एक नॉर्वेजियन करंट, दूसरी इर्मिंगर करंट। ठीक है, जो धारा नॉर्वे के तट तक चली जाएगी उसको हम क्या कह देंगे, नॉर्वे की धारा, सिंपल। दूसरी धारा जो आइसलैंड के पास जाएगी, ये वाली धारा की बात हो रही है, जो धारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ही टूट रही है और किस तरफ जा रही है, आइसलैंड की तरफ जा रही है, उस धारा को हम क्या कहते हैं, इर्मिंगर की धारा। दो धाराएं समझ में आ गई कि नॉर्वे की धारा कहाँ से आएगी, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उसका वो हिस्सा जो किधर चला गया है, उत्तर की तरफ चला गया है, और कहाँ जाकर मिल रहा है, नॉर्वे के तट को पार कर रहा है, उसे हमने नॉर्वे की धारा कहा है। जो आइसलैंड के पास चली गई और आइसलैंड के तट पर जाके मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इर्मिंगर की धारा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आइस इर्मिंगर। ठीक है, एक और भाग आएगा इसी नॉर्थ अटलांटिक का, और वो क्या कहलाएगी, जो ग्रीनलैंड के पास जाकर ग्रीनलैंड की धारा में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी उत्तरी शाखा की बात कर रहे हैं, जिसकी जो दिशा होगी या डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो वो क्या होगा, दो मेन ब्रांचेस तो हमें मिल गई कि नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन करंट और आइसलैंड के पास इर्मिंगर करंट। एक और छोटी सी शाखा जाएगी जो ग्रीनलैंड से ठंडी धाराएं आएंगी क्योंकि पोल से आएंगी। ठीक है, तो ग्रीनलैंड से जो ठंडी धारा आएगी उसमें जाकर ये इसका कुछ भाग मिल जाएगा ग्रीनलैंड के पास। ठीक है, नॉर्वे की धारा गर्म होगी, इर्मिंगर की धारा गर्म होगी, इसमें बताने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का, जो क्या है, गर्म है। क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किसका पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है, जो क्या है, गर्म है। गल्फ स्ट्रीम में फ्लोरिडा जो गर्म है, और आप इसी तरह से पूरी साइकिल याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या करेगी, पूर्व की तरफ जो इसकी ब्रांच जाएगी, ईस्ट ब्रांच, उसमें हमें दो मेन धाराएं मिलती हैं, एक रेनल की धारा और एक कैनरी की धारा।
ठीक है, मैंने आपको एक खाड़ी बताई थी, बिस्के की खाड़ी, जो कहाँ पर थी, फ्रांस और स्पेन में। याद करो, अभी मैप दिखाया था, तो बे ऑफ बिस्के हमने देखा था, जो कहाँ था, फ्रांस और स्पेन के बीच। तो इसे ऐसे याद करो कि बिस्किट, बे ऑफ बिस्के को कैसे याद करो कि बिस्किट की खाड़ी है, एक खाड़ी है जहां पर क्या बनते हैं, बिस्किट बनते हैं। और वो बिस्किट किसके बनते हैं, रेल के बिस्किट बनते हैं। ठीक है, रेल होती है ना, छुक छुक गाड़ी। ठीक है, तो रेल की बिस्किट बनते हैं, यानी कि रेनल करंट हमें कहाँ मिलेगी, बे ऑफ बिस्के में मिलेगी। इस तरीके से आप याद कर सकते। थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग में बैठाने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ईस्ट की तरफ मूव करेगा और उसकी एक ब्रांच जो हमें बिस्के की खाड़ी में मिलती है, वो रेनल करंट बनाती है। तो आप ऐसे याद करिए कि बिस्किट की जो एक खाड़ी है, वहां पर हमें किसके बिस्किट मिलते हैं, रेल के बिस्किट मिलते हैं, या यहाँ पर जो रेल जाती है वहां पर बिस्किट मिलते हैं। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में जो रेल जाती है उसमें हमें क्या मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं। बिस्किट से बे ऑफ बिस्के, और रेल से मतलब क्या है आपका, रेनल करंट से। ओके, चलिए, एक ब्रांच तो नॉर्थ अटलांटिक की हमें यहाँ पर मिल गई, जो ईस्ट की तरफ गई। एक कुछ ब्रांच होगी इसकी जो कहाँ चली जाएगी, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में चली जाएगी। एक और ब्रांच आती है इसकी ही, जो किधर चली जाएगी, साउथ डायरेक्शन में जाएगी, और कैनरी के तट, स्पेन के तट से होते हुए किधर आएगी, अफ्रीका के तट तक आएगी, और क्या बना लेगी, कैनरी की धारा बना लेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो भी धाराएं अटलांटिक से होकर जा रही हैं, फिर चाहे वो नॉर्वे की धारा हो, इर्मिंगर की धारा हो, रेनल की धारा हो, या कोई धारा जो इंग्लिश चैनल के थ्रू होकर जा रही है, आगे जाकर वो नॉर्वे में ही मिल जाएगी या फिर अटलांटिक ड्रिफ्ट में ही मिल जाएगी। ठीक है, कुछ धारा मैंने बोला था ना कि इंग्लिश चैनल से होकर जाएंगी, कुछ आयरलैंड से होकर चली जाएगी, कुछ नॉर्वे से होकर जा रही है, तो ये धारा वापस यहीं घूम घाम के वापस किसमें मिल जाएंगी, अटलांटिक में ही मिल जाएंगी। और ये सारी धाराएं क्या होंगी, गर्म होंगी। इसी तरह जो रेनल की धारा बिस्के की खाड़ी में जा रही है, वो भी क्या है, गर्म है। लेकिन जो कैनरी की धारा बन रही है इसी अटलांटिक ड्रिफ्ट से, वो धारा ठंडी है। क्यों है ऐसा, इसका रीजन ये है, जब सारी धाराएं चली जाएंगी तो बहुत छोटा पोर्शन बचता है जो इसका साउथ की तरफ आएगा, और वो कहाँ से ट्रैवल करता हुआ रहा है, फ्रांस स्पेन के तट से होते हुए आएगा, उसके बाद कुछ मेडिटेरियन में चला गया, कुछ हिस्सा जो बचा वो अफ्रीका के तट से होते हुए आएगा, और यहाँ तक आते आते जो इसकी हीट होगी वो सारी रिलीज हो चुकी होगी, और अब ये क्या बन जाएगा, एक ठंडी धारा बन जाएगी। और फिर यही कैनरी की ठंडी धारा किसको धकेलेगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को धकेलेगी। पूरी साइकिल अब समझ में आ गई कि कैसे चल रही है। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक पार्ट जो कैनरी की धारा बनाएगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। सी फॉर कैनरी एंड सी फॉर कोल्ड, इस तरीके से भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरा फिनोमेना के वाइज चलेंगे तो कोई डायरेक्शन और कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी धारा ठंडी होगी या कौन सी गर्म। आप एक तरफ से चलिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल। एक बार पूरी साइकिल रिवाइज करते हैं। यही सारी धाराएं थी जो आपको उत्तरी अंध महासागर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के लिए याद करनी है। पूरी साइकिल रिवाइज करते हैं फटाफट से। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला, ठीक है, कैनरी की धारा ने उसे धकेला, ये गर्म था, चला, पूर्वी तट से टकराया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से टकराया और दो भाग में बट गया। एक कैरिबियन सागर में चला गया युकाटन चैनल तक, दूसरा एंटिलीज की धारा बनी और कहाँ चली गई, फ्लोरिडा के तट पे जाकर फ्लोरिडा की धारा से मिल गई। फिर वही फ्लोरिडा की धारा गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है केप हेटरस से लेकर ग्रैंड बैंक तक, और वहीं ऊपर से उसमें लैब्राडोर की धारा आकर मिल जाती है। उसके बाद यही गल्फ स्ट्रीम क्या बन जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और किसकी तरफ बढ़ती है, यूरोप की तरफ बढ़ती है। फिर यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दो भाग में टूटता है। एक भाग जो उत्तर की तरफ चला गया, उसमें 3 और सब ब्रांच बनती हैं, जिसमें एक नॉर्वे की धारा बनती है, दूसरी इर्मिंगर की धारा जो कहाँ आएगी, आइसलैंड के पास, और एक धारा जो ग्रीनलैंड के पास जाकर ग्रीनलैंड की धारा में मिल जाएगी। दूसरा भाग जो इसका पूरब की तरफ टूटता है, यानी कि जो इसकी ईस्ट ब्रांच है, उसमें जो सब ब्रांचेस बनती हैं, कुछ तो इंग्लिश चैनल चली जाती हैं, ठीक, कुछ आयरलैंड से होती हुई वापस इसमें आकर मिल जाएंगी नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह में ही, कुछ बिस्के की खाड़ी में जाएंगी जो एक मेन करंट बनाएगी जिसे हम रेनल करंट के नाम से जानेंगे। ओके, कुछ धारा का भाग जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, भूमध्य सागर में चला जाएगा, और कुछ भाग इसका स्पेन के तट से होता हुआ अफ्रीका के तट होता हुआ कहाँ आ जाएगा, कैनरी की धारा बनाएगा। और यही कैनरी की धारा क्या है, इकलौती ऐसी धारा आएगी जो नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट होगी और क्या बन जाएगा, ठंडी धारा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आते आते इसकी सारी एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी रिलीज
हो चुकी है। और ये किसके बीच में फ्लो करती है कैनरी की धारा? मडीरा आइलैंड से लेकर केप वर्डे। ठीक है, आप अफ्रीका में मैप खोलिए, कैनरी आइलैंड्स के नॉर्थ पोर्शन पे एक आइलैंड है मडीरा आइलैंड, और उसके साउथ में, कैनरी आइलैंड के साउथ में एक अंतरीप है दैट इज केप वर्डे। इन दोनों के बीच में ये कैनरी की धारा फ्लो करती है और फिर यही कैनरी की धारा क्या करेगी? उत्तर विषुवत रेखीय धारा के पानी को धकेलेगी और फिर इसी तरह से ये साइकिल पूरी चलती रहेगी। ठीक है, आई होप कि अब सारी धाराएं समझ में आ गई होंगी। और अगर हम दक्षिण अटलांटिक ओशन की बात करें तो वहां पर हमने देख लिया मेन धारा हमें ब्राजील की धारा मिलती है, फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा और गिनी तट की धारा। ठीक है, एक टेबल लास्ट में आपको यहाँ पर दी गई है जिसमें सारी धाराएं दी गई हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और जहाँ पर W का मतलब है कि वो वार्म करंट है यानी कि गर्म है, और C का मतलब है कि वो कोल्ड करंट है। तो अगर हम उत्तरी अटलांटिक ओशन की बात करें तो हमें लैब्राडोर की धारा और कैनरी की धारा, ठीक है, प्लस अगर आप चाहें तो ग्रीनलैंड की धारा देख सकते हैं जो हमें क्या मिलेगी? ठंडी मिलेंगी। बाकी जितनी भी धाराएं आप देखेंगे फिर चाहे वो एंटीलीज की धारा हो, फ्लोरिडा की धारा हो, कैरिबियन की धारा हो, ये सारी क्या है? गर्म धारा। इसी तरह अगर हम साउथ अटलांटिक की बात करते हैं तो हमें फॉकलैंड की धारा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी कि जैसे आप साउथ अटलांटिक की धारा भी कहते हैं, और बेंगुला की धारा, यही धारा है जो हमें क्या मिलेंगी? ठंडी धारा मिलेंगी। बाकी सारी धाराएं जो हैं वो सब क्या हैं? गर्म धाराएं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लास्ट ओशन करेंट्स यानी कि पैसिफिक ओशन की धाराओं के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।